नमस्कार और एटॉमिक हैबिट्स पर हमारी इस खास चर्चा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और ये इस किताब पर हमारी बातचीत का चौथा हिस्सा है। अगर किसी ने पिछले 3 हिस्से नहीं देखे हैं तो वो सब हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। बिल्कुल, उन्हें जरूर देखें। हम जेम्स क्लियर की इस कमाल की किताब को नियम दर नियम समझ रहे हैं और आज का सवाल बड़ा ही मजेदार है। हाँ। क्या बेहतर आदतें बनाने का राज ज्यादा मेहनत करना नहीं बल्कि कम मेहनत करना है? ये सुनने में कितना उल्टा लगता है ना? बिल्कुल उल्टा लगता है। लेकिन यही तो व्यवहार परिवर्तन के तीसरे नियम की खूबी है, इसे आसान बनाएं। आज हम यही देखेंगे कि कैसे इंसान का जो सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है यानी आलस, उसी को हम अपनी सुपर पावर बना सकते हैं। आलस को सुपर पावर बनाना, ये तो सुनना ही पड़ेगा। चलिए इसको समझते हैं। किताब की शुरुआत फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी की एक फोटोग्राफी क्लास की कहानी से होती है। हाँ, ये कहानी मतलब इस पूरे आइडिया की नींव रखती है। प्रोफेसर जेरी यूल्समैन ने अपनी क्लास को 2 टीमों में बांट दिया। एक थी क्वांटिटी टीम। ओके। उनका ग्रेड इस पर निर्भर था कि वो कितनी तस्वीरें खींचते हैं। जैसे 100 तस्वीरें तो ए ग्रेड, 90 पर बी और ऐसे ही। मतलब बस फोटो खींचते जाओ, क्वालिटी की कोई बात ही नहीं थी। और दूसरी टीम? दूसरी थी क्वालिटी टीम। उन्हें पूरे सेमेस्टर में बस सिर्फ एक फोटो जमा करनी थी, लेकिन शर्त ये थी कि वो तस्वीर बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। अच्छा, तो एक टीम को बस काम करते जाना था और दूसरी को परफेक्शन के बारे में सोचना था। और नतीजा क्या रहा? मुझे तो लगता है क्वालिटी टीम ही जीती होगी। यही तो सबसे मजेदार बात है। सेमेस्टर के आखिर में जो प्रोफेसर ने सबसे बेहतरीन तस्वीरें देखी तो वो सारी की सारी क्वांटिटी टीम से आई थी। क्या बात है, ऐसा क्यों हुआ? जो लोग परफेक्शन के पीछे भाग रहे थे वो पीछे कैसे रह गए? क्योंकि क्वालिटी टीम वो परफेक्शन के बारे में सिर्फ सोचती रह गई। वो परफेक्ट शॉट की प्लानिंग करते रहे, थ्योरी बनाते रहे, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस बहुत कम की। अच्छा। वहीं क्वांटिटी टीम सैकड़ों तस्वीरें खींच रही थी। वो अलग अलग लाइटिंग, अलग अलग एंगल ट्राई कर रहे थे, अपनी गलतियों से लगातार सीख रहे थे। उन्होंने काम करके परफेक्शन हासिल किया, सोचकर नहीं। और ये सीधे सीधे उस फर्क को दिखाता है जिसे किताब गति में होने और कार्रवाई करने के बीच बताती है। बीइंग इन मोशन वर्सेस टेकिंग एक्शन। बिल्कुल। हम अक्सर प्लानिंग करने, स्ट्रैटेजी बनाने, सबसे अच्छा तरीका खोजने में ही इतना वक्त लगा देते हैं कि असल में काम ही शुरू नहीं कर पाते। सही बात है। वो हमें ऐसा महसूस कराता है कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ तैयारी कर रहे होते हैं। नतीजे तो एक्शन से ही आते हैं। एग्जैक्टली। आदतें बनाने का सबसे असरदार तरीका है अभ्यास करना, सिर्फ योजना बनाना नहीं। तो मतलब ये है कि आदत का असली खेल सिर्फ दोहराव का है। और जब हम इसके पीछे के विज्ञान को देखते हैं तो ये और भी दिलचस्प हो जाता है। हाँ, क्योंकि हर बार जब हम कोई काम दोहराते हैं तो हमारे दिमाग में एक न्यूरल सर्किट मजबूत होता जाता है। ये वो मशहूर नियम है ना, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। हाँ, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट डोनाल्ड हेप का नियम। यानी जो न्यूरॉन्स एक साथ सक्रिय होते हैं उनके बीच का कनेक्शन मजबूत हो जाता है। हर दोहराव के साथ वो रास्ता और पक्का हो जाता है। ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल सच्चाई है। लंदन के टैक्सी ड्राइवरों वाला उदाहरण तो कमाल का है। वैज्ञानिकों ने पाया कि उनके दिमाग का वो हिस्सा हिप्पोकैम्पस, जो रास्तों को याद रखने के लिए जिम्मेदार है, वो आम इंसान से काफी बड़ा था। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने लंदन की 25,000 जटिल सड़कों को याद करने का अभ्यास किया था। उनके दिमाग की बनावट ही बदल गई। तो इससे ये साबित होता है कि ये सवाल ही गलत है कि एक आदत बनाने में कितना समय लगता है। हाँ, ये सवाल ही गलत है। कोई कहता है 21 दिन, कोई कहता है 66 दिन, लेकिन असल सवाल ये है कि उस व्यवहार को ऑटोमेटिक बनाने के लिए कितने दोहराव की जरूरत है। समय नहीं, दोहराव मायने रखता है। तो मतलब आदत का असली गोल ऑटोमेटिक हो जाना है, जहां सोचना ही ना पड़े। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, अगर ये इतना सीधा है तो हम इस ऑटोमेटिक मोड तक पहुंचने से पहले ही हार क्यों मान लेते हैं? शायद इसका जवाब हमारे दिमाग के एक बहुत ही गहरी प्रोग्रामिंग में छिपा है। किताब इसे कहती है न्यूनतम प्रयास का नियम, यानी द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। सुनने में तो ये किसी आलसी इंसान का बहाना लगता है। लगता तो है, पर ये एक बहुत गहरा सच है। हम इंसान स्वाभाविक रूप से उस रास्ते की तरफ खींचते हैं जिसमें सबसे कम ऊर्जा लगे। हमारा दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए बना है। किताब में जेरेड डायमंड की किताब गन्स, जर्म्स एंड स्टील का एक शानदार उदाहरण है। हाँ, वो महाद्वीपों के आकार वाला, वो तो दिमाग चकरा देता है। अमेरिका और अफ्रीका का नक्शा देखें तो वे उत्तर से दक्षिण की ओर फैले हैं। सही। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप ऊपर नीचे जाते हैं, जलवायु बहुत तेजी से बदलती है। जो फसल एक जगह उगती है वो दूसरी जगह नहीं उग सकती।
इसलिए खेती को फैलाना बहुत मुश्किल था। लेकिन यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया वो पूर्व से पश्चिम की ओर फैला है। इसका मतलब है कि फ्रांस से लेकर चीन तक एक बहुत बड़ी जमीन पर लगभग एक जैसी जलवायु मिलती है। और नतीजा, यूरेशिया में खेती अमेरिका की तुलना में 2 से 3 गुना तेजी से फैली और इसने सभ्यताओं के विकास पर गहरा असर डाला। मतलब ये सिर्फ हमारा आलस नहीं है, ये हमारे डीएनए में वायर्ड है। तो ये सोचना ही गलत है कि हम इच्छा शक्ति से इसे हरा सकते हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। किताब कह रही है कि इस बहाव के खिलाफ तैरने की कोशिश मत करो, बल्कि बहाव की दिशा ही बदल दो। ये तो एक बहुत बड़ा माइंड शिफ्ट है। बिल्कुल। अच्छी आदतें बनाने का राज है घर्षण यानी फ्रिक्शन को कम करना, और बुरी आदतों को छोड़ने का राज है फ्रिक्शन को बढ़ाना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने माहौल को डिजाइन करना होगा। सिर्फ अच्छी आदतें चुनना काफी नहीं है, हमें उन्हें सबसे आसान विकल्प बनाना होगा। हाँ, किताब में घटाव द्वारा जोड़ की रणनीति का जिक्र है। जैसे 1970 के दशक में जापानी कंपनियों ने अपनी फैक्ट्रियों से हर बेकार कदम को हटा दिया। उन्होंने काम से फ्रिक्शन को कम किया और दुनिया की सबसे कुशल कंपनियां बन गईं। किताब में आईटी डेवलपर ऑसवाल्ड नकल्स का एक बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण है। वो अपने घर को हमेशा रीसेट करते हैं। हाँ, मतलब टीवी देखने के बाद रिमोट वापस उसकी जगह पर रखना, सुबह उठते ही बिस्तर ठीक करना। हर काम के बाद वो उस जगह को अगले काम के लिए तैयार कर देते हैं। ये छोटे छोटे काम अगली अच्छी आदत के लिए फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। तो अब बड़ा सवाल ये है कि हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें। जैसे अगर सुबह जिम जाना है तो रात को ही अपने कपड़े, जूते, पानी की बोतल सब तैयार करके रख लो। सुबह उठ के सोचना नहीं पड़ेगा, फ्रिक्शन कम हो गया। और बुरी आदतों के लिए, अगर रात को बहुत ज्यादा स्नैक्स खाने की आदत है तो स्नैक्स को किचन के सबसे ऊंचे वाले कैबिनेट में रख दो, जहां पहुंचने के लिए स्टूल की जरूरत पड़े। फ्रिक्शन बढ़ गया। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये असल में काम करता है? मतलब टीवी को अनप्लग करना और फिर प्लग इन करने में सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं। क्या इतना छोटा सा फ्रिक्शन वाकई किसी को घंटों टीवी देखने से रोक सकता है? आपका शक जायज है, पर यह काम करता है, क्योंकि वो 5 सेकंड का पॉज आपको सोचने का एक मौका देता है। वो आपको ऑटोमेटिक मोड से बाहर निकालकर सचेत मोड में ले आता है। आप खुद से पूछते हैं, क्या मैं सच में ये देखना चाहता हूँ? और कई बार जवाब नहीं होता है। अच्छा, अब जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो मेरे हिसाब से इस पूरी किताब का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। 2 मिनट का नियम। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली है। जब मैंने पहली बार इसे पढ़ा तो मुझे लगा बस इतना सिंपल, लेकिन ये सच में जीनियस है। नियम बहुत सीधा है। जब आप कोई नई आदत शुरू करते हैं तो उसे करने में 2 मिनट से कम समय लगना चाहिए। किसी भी बड़ी आदत को उसके सबसे छोटे, सबसे आसान शुरुआती बिंदु तक ले आओ। जैसे रोज रात को किताब पढ़ो बन जाता है, सिर्फ 1 पन्ना पढ़ो। 30 मिनट योग करो बन जाता है, अपनी योगा मैट बाहर निकालो। 3 मील दौड़ो बन जाता है, अपने दौड़ने वाले जूते पहनो। इसका मकसद आदत की शुरुआत को इतना आसान बनाना है कि आप मना ही ना कर सके। ये एक गेटवे हैबिट है। मुद्दा सिर्फ 2 मिनट काम करना नहीं है, बल्कि प्रकट होने की आदत में महारत हासिल करना है। एक बार जब आप अपने जूते पहन लेते हैं तो बहुत संभावना है कि आप दौड़ने के लिए निकल ही जाएंगे। लेकिन इसमें खतरा भी तो हो सकता है। अगर मैं सिर्फ 5 मिनट जिम जाने की आदत डालूं, तो क्या मैं हमेशा के लिए उसी 5 मिनट के कंफर्ट जोन में नहीं फंस जाऊंगी? बहुत अच्छा सवाल है। किताब कहती है, पहले मानकीकरण करें, फिर अनुकूलन करें। मतलब स्टैंडर्डाइज बिफोर यू ऑप्टिमाइज। ओके। पहले बस हर रोज जिम जाने की आदत को पक्का करो, भले ही आप सिर्फ 5 मिनट के लिए जाओ। जब ये आपकी पहचान बन जाए कि मैं वो इंसान हूं जो वर्कआउट मिस नहीं करता, तब आप धीरे धीरे समय और मुश्किल बढ़ाना शुरू कर सकते हैं। समझ गई। ये आदत को एक बड़े पहाड़ जैसे लक्ष्य के बजाय एक छोटे रोजाना के काम की तरह देखने के दायरे में है। अब चीजों को एक कदम और आगे ले जाते हैं। अच्छी आदतों को सिर्फ आसान बनाने के बजाय क्या हम उन्हें अनिवार्य मतलब अनअवॉइडेबल बना सकते हैं? बिल्कुल। और इसके लिए लेखक विक्टर ह्यूगो की कहानी तो शानदार है। हाँ, वो तो जबरदस्त है। 1830 में ह्यूगो के पास अपनी नई किताब खत्म करने के लिए एक नामुमकिन डेडलाइन थी, लेकिन उन्होंने पूरा साल दूसरे कामों में बर्बाद कर दिया था। टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन। हाँ, तो इससे बचने के लिए उन्होंने एक अजीब प्लान बनाया। उन्होंने अपने सारे अच्छे कपड़े एक संदूक में रखवा दिए और अपने असिस्टेंट को चाबी लेकर कहीं दूर जाने को कह दिया। उनके पास पहनने के लिए सिर्फ एक बड़ा सा शॉल बचा था। हंसते हुए क्योंकि उनके पास बाहर जाने के लिए ढंग के कपड़े नहीं थे, तो वे अपने कमरे में बंद रहने और लिखने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर हो गए।
और उन्होंने डेडलाइन से पहले द हंचबैक ऑफ नोटर डेम पूरी कर ली। जबरदस्त। आज के जमाने में ये करने का मतलब होगा अपना फोन और राउटर किसी दोस्त को दे देना और कहना 1 महीने बाद मिलना। बिल्कुल, इसे ही प्रतिबद्धता उपकरण या कमिटमेंट डिवाइस कहते हैं। ये भविष्य में बेहतर व्यवहार को पक्का करने के लिए वर्तमान में लिया गया एक फैसला है। आप अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा करने के बजाय एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं जो आपको सही काम करने पर मजबूर कर दे। हाँ, जैसे कुछ लोग अपने इंटरनेट राउटर पर टाइमर लगा देते हैं जो रात 10 बजे अपने आप बंद हो जाता है, या जुए की लत वाले लोग खुद को कैसीनो से बैन करवा लेते हैं। ये इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करने से कहीं ज्यादा असरदार है। बिल्कुल, आप एक बार फैसला लेते हैं और वो आपके लिए हजारों भविष्य के फैसले ले लेता है। ये सब बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसमें फिर भी कुछ न कुछ रोज का प्रयास तो शामिल है ही। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे अच्छी आदतें पूरी तरह से ऑटो पायलट पर चलें? है, और यही इस नियम का आखिरी और सबसे शक्तिशाली आइडिया है, ऑटोमेशन। किताब में कैश रजिस्टर के आविष्कार का एक बेहतरीन ऐतिहासिक उदाहरण है। अच्छा। 1800 के दशक के अंत में दुकानों में कर्मचारियों द्वारा चोरी एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि सारा कैश एक खुली दराज में होता था और हिसाब में हेरफेर करना आसान था। हाँ, बिल्कुल। फिर जेम्स रिटी नाम के एक व्यक्ति ने एक मशीन का आविष्कार किया। ये मशीन हर बिक्री के बाद कैश दराज को अपने आप लॉक कर देती थी और एक घंटी बजाती थी। रातों रात चोरी लगभग खत्म हो गई, क्योंकि मशीन ने ईमानदारी के व्यवहार को ऑटोमेटिक बना दिया। उन्होंने कर्मचारियों को नहीं बदला, उन्होंने सिस्टम को बदल दिया। एग्जैक्टली। हम भी अपने जीवन में ऐसे एक बार के काम कर सकते हैं जो अच्छी आदतों को हमेशा के लिए लॉक इन कर दें। जैसे अच्छी नींद के लिए एक बार एक अच्छा गद्दा और ब्लैकआउट पर्दे खरीद लो। स्वस्थ खाने के लिए एक बार छोटी प्लेटें खरीद लो ताकि आप अपने आप कम खाएं। पैसे बचाने के लिए एक बार अपनी सैलरी से ऑटोमेटिक सेविंग्स प्लान सेट कर दो। प्रोडक्टिविटी के लिए अपने फोन से सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर दो। ये एक बार के फैसले हैं जो भविष्य के सैकड़ों अच्छे व्यवहारों को ऑटोमेट कर देते हैं। आपको हर दिन बचत करने के लिए याद रखने की जरूरत नहीं है अगर वो ऑटोमेटिक है। बिल्कुल, पर यहाँ एक चेतावनी भी है। तकनीक बुरी आदतों को भी ऑटोमेट कर सकती है। नेटफ्लिक्स का ऑटो प्ले फीचर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सही कहा। अगला एपिसोड देखने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, उसे रोकने के लिए प्रयास करना पड़ता है। उन्होंने हमारे लिए आलसी होना और भी आसान बना दिया है। ये दिखाता है कि फ्रिक्शन को कम करना कितना शक्तिशाली है, चाहे अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए। तो व्यवहार परिवर्तन के तीसरे नियम इसे आसान बनाने का सार है। सबसे पहले प्लानिंग की पैरालिसिस से बाहर निकलो और एक्शन लो। अभ्यास करो, सिर्फ सोचो मत। दूसरा, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी यानी न्यूनतम प्रयास के नियम को अपनी ताकत बनाओ। अच्छी आदतों के लिए फ्रिक्शन कम करो और बुरी आदतों के लिए बढ़ाओ। अपने माहौल को डिजाइन करो। तीसरा, शुरुआत करने के लिए 2 मिनट के नियम का इस्तेमाल करो। किसी भी आदत को इतना छोटा बना दो कि आप मना ही न कर सको। और आखिर में, जहां भी हो सके अपनी आदतों को ऑटोमेट कर दो। ऐसे एक बार के फैसले लो जो सालों तक आपके लिए काम करते रहें। ये सब मिलकर एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क बनाते हैं। अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। वो सिर्फ एक मुश्त कार्रवाई क्या है जो आज की जा सकती है, जो एक अच्छी आदत को ऑटोमेटिक कर देगी या एक बुरी आदत को खत्म कर देगी और आने वाले कई सालों तक फायदा देगी? एक शानदार सवाल। इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह एटॉमिक हैबिट्स पर हमारी श्रृंखला का चौथा भाग था। हम बहुत जल्द अंतिम नियम के साथ वापस आएंगे। तब तक सोचते रहें कि आप अपने जीवन में घर्षण को कैसे कम कर सकते हैं।